हम लास्ट वीक हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था ईपीएस ईबीआईटी एनालिसिस। तो मुझे शायद लगा लास्ट टाइम कोई बोला था, कुछ डाउट था, कोई था, याद है? डाउट नहीं था हाँ, सर, कोई एक्चुअली बोला एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ एक क्वेश्चन था जो सर आपने बोला था डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कस नहीं हुआ। डिग्री ऑफ और ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना एक क्वेश्चन में। अच्छा, डिग्री ऑफ, नहीं नहीं, मैं कर दिया था, शायद आप ध्यान नहीं दिए थे। मैं बता दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने ग्रुप में डाला था वही वाला ना? हाँ सर, जो पहला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डाला था जिसमें 3 हाँ हाँ केस ठीक है, था। मैं उसका फॉर्मूला आपको दे दे रहा हूँ, आप फॉर्मूले पे उसको फिट करिएगा, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो है, ये टोटल इफेक्ट को बताता है, टोटल लिवरेज को। और इसका जो फॉर्मूला क्रिएट होता है वो होता है फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज को मल्टीप्लाई करने से। तो जो एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला सामने आता है वो आता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, यानी कि डिग्री ऑफ कंपोजिट लिवरेज, DCL इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यही होता है फॉर्मूला इसका। आप जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें नीचे में ना ये परसेंटेज कैलकुलेट करके दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन EBIT भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। एंड EBIT नहीं होता, EPS होता है, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो आप जो क्वेश्चन देखेंगे नीचे ना ये परसेंटेज कैलकुलेट करके दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स कैलकुलेट करके दिया हुआ है, एंड परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कैलकुलेट करके दिया हुआ है। आपको केवल करना क्या है कि जो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस है उसको डिवाइड कर देना है परसेंटेज चेंज इन सेल्स से, और जो आंसर आएगा वही आपका डिग्री ऑफ कंपोजिट लेवरेज होगा। ठीक है ना, एक बार आप देख लीजिएगा। और बाकी लोग को कोई डाउट? हेलो? यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। बट हाँ, हेलो? हेलो सर, वो हाँ, ग्राफिकल वाला लास्ट टाइम पे नहीं क्लियर हुआ था मुझे। इन अच्छा, वो डिफरेंस नहीं हुआ था? नहीं तो सर। उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसको हाँ एक्सप्लेन कर कर दूं? दीजिए। हाँ सर। अच्छा ठीक, ठीक है। मैं वो खोज लेता हूँ पीपीटी पहले। ये वाला, हाँ सर। ये ना, यही ग्राफ ना? यस। हाँ सर, यही वाला। अच्छा ये ठीक। एक जो 0 से शुरू हो रहा हाँ, है, 10 से शुरू हो रहा है, मुझे उससे नहीं समझ आया तो था। मैं इसको देखिए, मैंने जब इस पीपीटी को डिस्कस किया था तो स्टार्टिंग में बोला था कि इन डिफरेंस लेवल कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है, देयर आर टू मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग इन डिफरेंस लेवल। फर्स्ट मेथड था हमारा मैथमेटिकल मेथड। तो मैथमेटिकल मेथड में हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया था, आप ऊपर देखिए ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने लगाया था हाँ और इन सर। डिफरेंस हाँ। लेवल को कैलकुलेट कर लिया था। फिर यस सर। हम लोगों ने दूसरा मेथड एक डिस्कस किया था, ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल अप्रोच है, तो जाहिर सी बात है ग्राफिकल अप्रोच में हम कुछ ग्राफ यूज करेंगे और उसके बाद इंडिफरेंस लेवल को समझेंगे किस पॉइंट पे इंडिफरेंस लेवल है। तो ये ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, आप देखिए इसके एक एक्सिस पे जो कि वाई एक्सिस है, इस पे अर्निंग पर शेयर दिया गया है ईपीएस, और यहाँ पे जो वाई एक्सिस है यहाँ पे ईबीआईटी दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा आप देखें तो दो लाइन दिख रही है जो कि अपवर्ड गया है, एक प्लान 1 के अकॉर्डिंग है और एक प्लान 2 के अकॉर्डिंग है। ये प्लान 1 यस और सर। प्लान 2 जो है ये फाइनेंशियल प्लान को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि फाइनेंशियल प्लान 1 एंड फाइनेंशियल प्लान 2। तो इसमें फाइनेंशियल प्लान 1 वन की अगर हम लोग बात करें तो आप इसको देखो, इसमें ना वो एरो बना के दिया गया है डेप्ट एडवांटेज। और जब हम प्लान 2 की बात करते हैं तो इसमें नीचे साइड में लिखा हुआ इक्विटी एडवांटेज।
और एक पॉइंट पे Yes, sir. जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे लिखा हुआ इंडिफरेंस पॉइंट। यही तीन Difference चीज point. आपको समझना है कि कैसे वो डेप्थ एडवांटेज हो रहा है, कैसे इक्विटी एडवांटेज हो रहा है, और कैसे इंडिफरेंस पॉइंट या इंडिफरेंस लेवल हम डिसाइड कर रहे हैं। तो यही तीन चीज आपको समझना है। तो उसको समझने से पहले आप इस लाइन को समझिए, इस कर्व को समझिए कि ये 10 से क्यों स्टार्ट हुआ है। ईबीआईटी हाँ. दिया गया है नीचे, जो कि लाख में वैल्यू है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इस तरह। और ईपीएस का ये वैल्यू जो दिया गया है ये भी आपका लाख में ही है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इस तरह। अब ये प्लान 1 जो है ये दे रहा है कि 10 से स्टार्ट हो रहा है, वो अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड जाने का मतलब ये है ना कि ईबीआईटी बढ़ेगा तो ईपीएस भी बढ़ेगा। लेकिन ये 10 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन ये है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे ले लूं जहां पे 10 है, उस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, इसका मतलब क्या हुआ कि ईबीआईटी जो है वो 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उस पॉइंट पे ईपीएस कितना होगा, 0। और इसके पहले आप देखिए, अगर 10 लाख से कम आपका ईबीआईटी हो रहा है तब भी आपका ईपीएस 0। ये 10 से स्टार्ट होने का मतलब यही है कि 10 से पहले, यानी कि 10 से कम आपका आपके कंपनी का ईबीआईटी है, मान लीजिए कि 9 लाख रुपीज है, 8 लाख रुपीज है, या 6 लाख रुपीज है, तब भी आपका ईपीएस जो होगा 0 होगा। यानी कि शेयर होल्डर को एक भी रुपए उनके शेयर्स पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो जाहिर सी बात है कि उतनी अर्निंग नहीं हो पा रही है कि डिबेंचर्स पे, यानी डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट पे करने के बाद अमाउंट बच जाए जिससे कि इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जा सके। ये कब बचेगा? जब 10 लाख से ऊपर का ईबीआईटी होगा, यानी कि प्रॉफिट कंपनी का 10 लाख से ऊपर होगा, उसी कंडीशन में जो है ना ईपीएस बढ़ना शुरू होगा। तो यही दिखा रहा है कि ये 10 इसलिए स्टार्ट हुआ है कि यहाँ पे इस प्लान में ना डिबेंचर प्लस इक्विटी दोनों का कंपोजिशन है। इंटरेस्ट पे करेंगे और इंटरेस्ट पे करने के बाद अगर अमाउंट बचेगा तभी ईपीएस होगा, अर्निंग पर शेयर होगा। लेकिन 10 लाख से कम पे ईपीएस देने के लिए अमाउंट ही नहीं बचेगा। बचेगा कब? जब ईबीआईटी 10 लाख से ऊपर होगा। तो ये इस रिलेशन को दिखा रहा है लीनियर लाइन के थ्रू कि 10 लाख से ऊपर अगर ईबीआईटी बढ़ रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में ईपीएस भी बढ़ते जा रहा है। अब प्लान 2 को समझिए कि ये ओरिजिन से क्यों स्टार्ट हो रहा है। प्लान 2 में इसको अगर हम इस ग्राफ को स्टडी करें, रीड करें, इसका मतलब ये हो रहा है ये ओरिजिन पॉइंट से, यानी कि ईबीआईटी भी 0 है और ईपीएस भी 0 है। लेकिन अगर मान लीजिए ईबीआईटी 0 से बढ़ के Yes, sir. 1 लाख रुपए हो जा रहा है, तब ईपीएस का भी कुछ अमाउंट वहां पर रिप्रेजेंट करेगा। ये कब होगा? जब कंपनी के पास कोई डेप्ट ना हो, केवल इक्विटी, केवल ओन फंड पे बिजनेस हो रहा है, अपने पैसे पे बिजनेस हो रहा है। तो अगर उसको अगर 10 रुपए का भी प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना है, वो ईपीएस की कैटेगरी में, यानी कि अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद ये ईबीआईटी जैसे जैसे बढ़ रहा है, ईपीएस भी बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे समझिए इनडिफरेंस पॉइंट, उसके बाद में डेप्ट एडवांटेज बता दूंगा और इक्विटी एडवांटेज बता दूंगा। इनडिफरेंस पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट मैंने डिफिनीशन जो थ्योरी दिया था वो यही था कि ईबीआईटी का वो लेवल जहां पे कि दो अलग अलग फाइनेंशियल प्लान पे भी ईपीएस जो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये दो फाइनेंशियल प्लान, प्लान 1 और प्लान 2 दिख रहा है। अब ईबीआईटी 20 लाख, यानी कि ये 20 लाख रुपए ईबीआईटी एक ऐसा लेवल है जहां पे कि दोनों प्लान 1 और प्लान 2 से जो ईपीएस मिलेगा वो 10 का मिलेगा, 10 यानी लाख. 10 रुपीज का मिलेगा। तो ये आपका इंडिफरेंस पॉइंट हो गया। अब समझिए डेप्ट एडवांटेज क्या है और इक्विटी एडवांटेज क्या है। डेप्ट एडवांटेज का मतलब ये हुआ कि डेप्ट एडवांटेज हम तब बोलेंगे जब कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए डेप्ट यूज कर रही है और उस केस में कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, दूसरे प्लान के कंपेयर में ज्यादा हो जाए। अब इसको एग्जांपल से समझिए। मान लेता हूं कि कंपनी का ईबीआईटी 30 लाख रुपए हो गया, 20 लाख से बढ़ के 30 लाख हो गया। तो 30 लाख पे देखिए प्लान 2 पे ईपीएस प्लान 1 के ईपीएस के कंपेयर में कम है ना? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. 30 लाख के ईबीआईटी पे अगर हम ईपीएस की बात करें तो ग्राफ पे आप देखिए, लोकस पॉइंट फाइंड करिए, तो प्लान 2 के कंपेयर में प्लान 1 का ईपीएस जो है वो ज्यादा है। ठीक Yes, है? sir. तो ये प्लान हाँ. 1 में क्या था, हमने डेप्ट इंक्लूड किया था ना, डेप्ट प्लस इक्विटी था। तो इसीलिए इसको लिखा गया डेप्ट एडवांटेज। यानी कि अगर 20 लाख से ऊपर अगर आपके कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो उस केस में अगर आपने डिबेंचर लेके बिजनेस किया है, यानी कि डिबेंचर्स या लोन लेकर बिजनेस कर रहे हो, तो आपका अर्निंग पर शेयर जो होगा वो वो ज्यादा होगा जनवरी कंपेयर ज्यादा होगा. टू ठीक है. सेकेंड प्लान जिसमें कि आपने केवल ठीक है. इक्विटी पे बिजनेस किया था।
उसी तरह जस्ट अपोजिट आ जाइए, इक्विटी एडवांटेज देखिए। इक्विटी एडवांटेज यहाँ पे आप समझिए, अगर मान लेता हूं कि आपका जो कंपनी का प्रॉफिट यानी कि ईबीआईटी जो है वो 15 लाख है, यानी कि 20 लाख नहीं है, 20 लाख इंडिफरेंस लेवल है, 20 से कम 15 लाख है, तो 15 लाख पे आप ईपीएस, हेलो हाँ सर। हाँ मैम एक सेकेंड, 15 लाख पे आप ईपीएस देखिए, तो इसमें आपको दिखेगा, लोकस पॉइंट को थोड़ा सा कंसीडर करिए आप, तो आप देखोगे कि प्लान 2 में जो ईपीएस है वो प्लान 1 के कंपेयर में ज्यादा है, दिख रहा है ना? अगर यस सर। 15 लाख, अगर ईबीआईटी 15 लाख है तो उस केस में प्लान 2 से जो ईपीएस आएगा वो प्लान 1 के कंपेयर में ज्यादा है। और प्लान 2 क्या था? प्लान 2 था कि इसमें कोई भी अमाउंट जो है वो डिबेंचर नहीं से लिया नहीं है, तो इक्विटी का ही है, ओन फंड है, तो इसीलिए इसको Yes. लिखा गया है इक्विटी एडवांटेज। अब सिंपल वर्ड में इसको समझ लीजिए, कंक्लूड कर दे रहा हूं इस पूरे ग्राफ को। ये जो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस है, आपको अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बस ये कि मैसेज देता है कि वो आपके प्रॉफिट का लिमिट कौन सा है ईबीआईटी का, जिससे नीचे अगर आपकी अर्निंग होती है, उससे कम अगर अर्निंग होती है, तो आपको अपने पैसे से ही बिजनेस करना चाहिए, यानी कि लोन लेके बिजनेस नहीं करना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर उस ईबीआईटी से ज्यादा अगर आपकी प्रॉफिट हो गई, तो अगर आप लोन लेके भी बिजनेस करते हैं तो आपके लिए वो फायदेमंद होगा, आपका अर्निंग पर शेयर जो है होगा वो बढ़ जाएगा। बस यही वो मैसेज देता है जिसको हम लोगों ने समझा मैथमेटिकल मेथड से, और इसी चीज को हमने यहाँ पे समझा ग्राफिकल मेथड से, ठीक है? ठीक है सर। किसी को डाउट? हेलो 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 आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ सर। सर, आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया? हाँ सर। ये हाँ, तो आगे अब नया चैप्टर स्टार्ट करें हम लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, नया चैप्टर हम लोग जो आज से स्टार्ट किए, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम लोग कई क्लासेस में उसको करके छोटे छोटे पार्ट करके हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन कवर कर ले, न्यूमेरिकल जो होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगर टाइम बचेगा तो आज भी कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। आज थोड़ा उस चैप्टर का केवल थ्योरी पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं कि उसकी थ्योरी क्या कहती है। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। हाँ, दिख रहा होगा? दिख रहा होगा ना हाँ पीपीटी? सर। यस ठीक सर। है, तो चैप्टर का नाम है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस आज के जो डिस्कशन का मेन ऑब्जेक्टिव होगा समझने का, वो 3 पॉइंट में मैंने क्लियर किया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ, हम समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसा होना चाहिए या वो उसके कंस्ट्रक्शन को वो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स। तो ये 3 चीजें हम आज इस पीपीटी में डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, importance of capital structure and factors of affecting capital structure। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। पीछे जब मैं आप लोगों को लिवरेज बता रहा था, लिवरेज चैप्टर डिस्कस कर रहा था, तो वहां पे भी कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम आया था। मैंने वहां पे एक लाइन में समझाया था, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड, यही मैं बोला था। जैसे कि अगर आपको बिजनेस करना है, ठीक है, और आपको 10 लाख रुपीस की जरूरत है उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, तो ये 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे और कितना लेकर आएंगे? यानी कि 2 चीजें हैं, एक तो प्रोपोर्शन यानी कि कितना कितना अमाउंट होगा उस 10 लाख रुपए में, दूसरा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी कि सोर्स कौन कौन से होंगे।
तो जब हम इसी कॉम्बिनेशन या प्रोपोर्शन को बोलते हैं किसी कंपनी के रिगार्डिंग कैपिटल, तो वो उस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। सिंपल एक लाइन में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द प्रोपोर्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ। अब ऑफ में के आगे क्या क्या लिखेंगे, तो इसको देखिए, जो भी सोर्स होगा आपके कैपिटल का वो यहाँ पे नाम डाल दीजिए, आपको जो भी याद आए, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, कॉमा प्रीफरेंस शेयर्स, कॉमा डिवेंचर्स, बैंक लोन यानी कि बैंक से आप लोन लेते हो वो हो जाएगा, आपकी रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब सबको पता होगा, प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, रिटेंड कर लिया है, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। तो ये सोर्स हो गए। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया कि किस सोर्स से पैसे आएंगे, वो 10 लाख रुपए है, हो सकता है कि मेरे खुद के पैसे उसमें हो 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में अपने किसी फ्रेंड से उधार ले लूं, 1 लाख रुपए में बैंक से लोन ले लूं और बाकी अमाउंट के लिए मैं डिबेंचर इशू कर दूं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्स हो गए, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब केवल कॉम्बिनेशन ही नहीं, प्रोपोर्शन की भी बात होगी। प्रोपोर्शन का मतलब जैसे मैंने बोला कि 5 लाख रुपए मेरा होगा, 2 लाख रुपए दोस्त का होगा, 1 लाख रुपए बैंक का होगा, बाकी अमाउंट डिबेंचर्स यानी पब्लिक से मैं लोन लूंगा। तो ये अमाउंट जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको टोटल 10 लाख रुपीज को मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कहाँ से कितना है अमाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो सिंपल वर्ड में कहूंगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब प्रोपोर्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या क्या हो सकता है सोर्सेज ऑफ फंड में। तो इक्विटी शेयर्स हो सकता है, प्रीफरेंस शेयर्स हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकता है, लोन हो सकता है, या आपकी रिटेन्ड अर्निंग यानी कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर्स होल्डर, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो इन सारे के कॉम्बिनेशन और प्रोपोर्शन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर का, लेकिन मैंने बोला कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो चैप्टर क्यों बड़ा हो गया है उस चीज को समझिए। तो आज के पीपीटी में हम लोग कोशिश करेंगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करने का। एक मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया, लेकिन अभी बाकी है इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ ही फैक्टर्स कौन कौन है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने बोला कि 10 लाख रुपए की अगर पैसे हम मुझे कैपिटल की जरूरत है, तो ये किस सोर्स से आएगा और साथ ही कितना किस सोर्स से लेकर आऊंगा, यही कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं कहीं से पैसे लेकर आऊंगा तो उसका कुछ कॉस्ट भी मुझे पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर मैं पब्लिक से लोन लेता हूं तब भी उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर मैं शेयर्स इशू करता हूं तो मुझे डिबेंचर्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहां से भी पैसे आएंगे उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट कॉस्ट, मैं बोल सकता हूँ मुझे कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस एक्सपेंसेस को, इस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे कि मैं डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करूंगा तो वो डिबेंचर का कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में बोलूंगा। इक्विटी शेयर्स अगर मैं इशू करता हूं तो उसके लिए मुझे डिविडेंड पे करना पड़ेगा, तो उसको मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर मैं प्रीफरेंस शेयर इशू करता हूं तो अगेन मुझे डिविडेंड पे करना पड़ेगा, उसको मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। और जब मैं 10 लाख की बात करता हूं कि मुझे टोटल कैपिटल तो मेरा 10 लाख है, और अलग अलग सोर्स से मैंने कुछ पैसे लिया और उसके लिए सबके लिए मैंने अलग अलग कॉस्ट भी पे किया, तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो निकल के आएगा, यानी कि एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टोटल का पूरे 10 लाख रुपए का कॉस्ट। तो सबको हम लोग एग्रीगेट करते हैं, तो उसके लिए टर्म बोला जाता है वेटेज ओवर वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, CACC, सॉरी WACC, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं, या एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। अब यहाँ पे जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल को अरेंज करने से रिलेटेड कॉस्ट भी होगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ कंपनी, तो उस कॉस्ट को मिनिमाइज करना कि मेरा टोटल कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। और उस केस में मुझे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ेगा। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हुआ, मीनिंग हुआ कि ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसपे कि मेरा कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो सबसे कम हो, वो मिनिमम हो। तो इसको डिसाइड करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यानी कि अप्रोच डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ऑप्टिमम
कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो वो थ्योरी इस चैप्टर को थोड़ा सा बड़ा कर देता है। तो हम लोग एक एक थ्योरी, टोटल 4 थ्योरी है, 4 अप्रोच है जो सजेस्ट करता है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज मैं केवल फोकस कर रहा हूँ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे, थ्योरेटिकल पार्ट पे। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी के लिए। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है और इसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है पीपीटी में भी, और यही पीपीटी अपलोड है स्वाध्याय पे। तो आप वहां से आप एक बार देख लीजिएगा। थ्योरी में ब्रीफ में बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आप बस पढ़ने पे फिलहाल अभी मत ध्यान दीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनने में ध्यान दीजिए, समझने में ध्यान दीजिए। अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिए। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस लिखा गया है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द फर्म। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर वैल्यू ऑफ फर्म क्या है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब सिंपल समझिए, टोटल वैल्यू ऑफ द कैपिटल। टोटल वैल्यू ऑफ द कैपिटल। अगर मैं बोलूं कि मैं 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये 10 लाख रुपए ही मेरे फर्म का वैल्यू बोला जाए। ठीक है, इसमें चेंजेस होता है, टाइम टू टाइम ये वैल्यू चेंज होता है। वैल्यू क्यों चेंज होता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। और मैं इसी वैल्यू ऑफ फर्म को अगर मैं इक्वेशन में एक्सप्लेन करूँ, इक्वेशन में, तो V इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म, V इक्वल टू D प्लस E प्लस P। अब ये DEP क्या है, तो D हो जाएगा आपका डिवेंचर्स अमाउंट। आप अगर नोटबुक है तो नोट कर लीजिए कुछ पॉइंट। वैल्यू ऑफ फर्म, V का फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल टू D प्लस E प्लस P। DEP नीचे लिख लीजिए, वेयर D इक्वल टू डिवेंचर अमाउंट, E इक्वल टू इक्विटी अमाउंट, P इक्वल टू प्रीफरेंस अमाउंट। अगर मान लीजिए दो ही सोर्स से पैसे हैं, केवल डेप्ट और इक्विटी से पैसे हैं, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेप्ट प्लस इक्विटी, यानी कि डेप्ट अमाउंट प्लस इक्विटी अमाउंट। क्लियर। अब क्वेश्चन ये होगा आपके दिमाग में कि सर ये वैल्यू ऑफ फर्म जो है ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है। अगर मान लीजिए कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए का एग्जांपल ले रहा हूं। 10 लाख रुपए के लिए मैंने दो सोर्स लिया। एक 5 लाख रुपए का मैंने इक्विटी शेयर इश्यू कर दिया और एक शेयर का प्राइस था 100 रुपए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 50,000 शेयर्स मैंने मार्केट में इशू किया है, तो 5 लाख रुपए तो मुझे इक्विटी मार्केट से आ गए, लेकिन 5 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन लिया है या डिवेंचर्स इशू किए हैं। ठीक है, तो डेप्ट और इक्विटी दोनों मिला के मेरे वैल्यू का अभी प्रेजेंट टाइम पे मेरे फर्म का वैल्यू जो है वो 5 लाख प्लस 5 लाख, यानी कि डेप्ट प्लस इक्विटी 10 लाख रुपीज है। मैं क्वेश्चन पूछा कि सर ये, आपने पूछा कि सर ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है आप लोग भी देख रहे हो, देखते हैं कि शेयर्स के प्राइस जो होते हैं वो डेली फ्लक्चुएट होते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर मैंने जब अपना शेयर इशू किया था वो 100 रुपए का था, अगर मान लीजिए कि वो बढ़ के 120 रुपए हो जाए एक शेयर का, तो जाहिर सी बात है कि वो 5 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, 20% से इंक्रीज हो जाएगी, यानी 6 लाख रुपए हो जाएगा लगभग। तो अब टोटल वैल्यू अब हमारा क्या हो जाएगा, 5 लाख प्लस 6 लाख 11 लाख। ठीक है, तो इस तरफ शेयर्स के प्राइस बढ़ने के कारण फर्म की वैल्यू भी बढ़ता है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्म। अब यहाँ पे ये है कि अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हमारे शेयर्स के वैल्यू बढ़ जाएंगे, और शेयर्स के वैल्यू यानी कि शेयर्स के प्राइस, जब शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तो टोटल वैल्यू भी हमारा बढ़ जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा जरूर कि सर शेयर का प्राइस कैसे बढ़ जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डाइवर्ट हो जाऊंगा। मैं जब थ्योरी डिस्कस करूंगा ना कैपिटल स्ट्रक्चर का, मैंने बोला था कि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थ्योरीज इसमें है, अप्रोचेस हैं, तो वहां पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे शेयर्स के प्राइस जो हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वहां पे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पे यही देखना है कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब हुआ कि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण आपके कंपनी के शेयर्स के प्राइस जो होते हैं उसमें चेंज होते हैं, और उसमें चेंज होने के कारण आपके फर्म का टोटल वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि टोटल वैल्यू V इक्वल टू क्या होगा, डेप्ट प्लस इक्विटी, और इक्विटी यहाँ पे इक्विटी अमाउंट से अमाउंट को बताता है। इक्विटी अमाउंट डिपेंड करता है शेयर्स प्राइस। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फंड। यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फंड। अब देखिए जाहिर सी बात है, आप बिजनेस करते हैं तो जो भी पैसे, जो भी फंड आपके पास आते हैं आप उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते हैं, यानी कहीं कहीं इन्वेस्ट करते हैं।
जैसे कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है तो उस 10 लाख रुपए को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के दो ऑप्शन होते हैं, जिसको दो ऑप्शन तो बहुत होते हैं लेकिन उसको दो ऑप्शन में कैटेगराइज किया गया है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल या इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को जितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है फंड भी उतना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है 8 लाख रुपए का और मैं 10 लाख रुपए कैपिटल का अरेंज कर लिया हूँ, या उल्टा भी हो सकता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है 12 लाख रुपए का और मैं अरेंजमेंट मेरा हो पा रहा है केवल 10 लाख रुपए का। तो उस केस में हम इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में आता है। और इस कंडीशन के लिए दो टर्म यहाँ पे स्पेसिफिक किया गया है। आप सब नीचे देखिए, रेड कलर में मैंने वो दो टर्म को लिखा है, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब अभी मैंने बोला कि मुझे जरूरत थी 10 लाख रुपए की लेकिन मैंने 12 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर लिया, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा हमारे पास है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वो 2 लाख रुपए का कॉस्ट भी तो मैं पे करूंगा। इंटरेस्ट कहीं से लाया हूं तो इंटरेस्ट दूंगा ना, या शेयर होल्डर से लिया हूं पैसे तो उनको डिविडेंड दूंगा ना। तो इसका अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ जाएगा जिसकी जरूरत नहीं है, और इसका सीधा इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पे आ जाएगा। तो ओवर कैपिटलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब मैंने एग्जांपल दिया कि जरूरत थी मुझे 10 लाख रुपए की लेकिन फाइनली अरेंजमेंट हुआ केवल 8 लाख रुपए का, यानी कि 2 लाख रुपए कम पड़ गए। अगर वो 2 लाख रुपए होते तो मैं अपना बिजनेस और बढ़ा सकता था, अपना एक्सटेंड कर सकता था बिजनेस, अपना प्रॉफिट बढ़ा सकता था। लेकिन उस 2 लाख रुपए के कारण जो कि अभी नहीं है मेरे पास, मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ा नहीं पाऊंगा, तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो दूसरा इंपॉर्टेंस है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फंड, यानी कि हम ओवर कैपिटलाइज न हो, हम अंडर कैपिटलाइज न हो, ऑप्टिमम होना चाहिए। और ऑप्टिमम कैसे होगा वही हम लोग थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न। अब ये बहुत सिंपल है, ऊपर के दो पॉइंट आपने समझ लिया ना, तो तीसरा पॉइंट समझना देखिए कितना आसान है। मैंने अभी ऊपर बोला कि जब भी हम कैपिटल कहीं से अरेंज करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ कॉस्ट पे करना पड़ता है, और जाहिर सी बात है कि अगर कॉस्ट ज्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, यानी कि रिटर्न कम हो जाएगा। तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम हो। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगा तो हमारा जो ओवरऑल रिटर्न होगा वो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा होगा। तो अब मान लीजिए कि मुझे लोन लेना था 12% पे और मिल रहा है मुझे 15% पे, तो 3% एक्स्ट्रा मैं क्यों दूंगा? उसके अगेंस्ट में हो सकता है मैं शेयर इश्यू कर दूं, तो या अपने दोस्त से पैसे ले लूं 5% के इंटरेस्ट पे। तो अगर कैपिटल स्ट्रक्चर सही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, और कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारा रिटर्न जो होगा वो कम होगा। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होगा, अच्छा होगा, तो उस केस में हमारा कॉस्ट कम होगा और उसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा रिटर्न जो होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो थर्ड इसका इंपॉर्टेंस ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगेन उसको बस अलग हेडिंग कर दिया गया, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है कि हम ऐसे सोर्स को अपने कैपिटल में इंक्लूड करें जिससे कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम हो जाए, वो मिनिमम हो जाए। ये कैसे होता है हम लोग थ्योरी में अगेन जाके डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे थ्योरी कर रहा हूँ, जब मैं थ्योरी एंड अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस यहाँ पे समझ लीजिए कि मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि किस चीज से है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि अगर मुझे मान लीजिए कि कभी एक्सेस कैपिटल की जरूरत पड़े तो मैं आसानी से कैपिटल रेज कर सकूं, या मुझे अब एक्सेस कैपिटल की जरूरत नहीं है, मुझे अपना कैपिटल कम करना है तो मैं रिडीम कर सकूं। अब जैसे मैं बताऊं कि जो डिवेंचर्स इशू होते हैं उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, उस मैच्योरिटी पीरियड के बाद आप उसको रिडीम कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो परमानेंट कैपिटल होते हैं। तो आपको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो, यानी कि जरूरत पड़े तो आप उसको रिडीम करके कम कर लीजिए, अगर जरूरत पड़े बढ़ाने के लिए तो फंड रेज करके आप अपने कैपिटल को इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है।
नेक्स्ट जो है वो है मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको लीवरेज में ही बताया था कि फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। फाइनेंशियल रिस्क यानी कि फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड फॉर विच कंपनी हैज टू पे अ फिक्स्ड रिटर्न, यानी कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़े या कंपनी को डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे करना पड़े, उस तरह के रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू हम अपने फाइनेंशियल रिस्क को कम कर सकते हैं। और कैसे कम होगा फाइनेंशियल रिस्क? कोई भी कंपनी अगर अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को कम करके इक्विटी शेयर्स का पोर्शन अगर बढ़ा दे, इक्विटी शेयर्स का पोर्शन, तो उस केस में कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके इंपॉर्टेंस हो गए 6 पॉइंट में। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं केवल हेडिंग। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्म क्लियर हो गया होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फंड्स ये भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न ये भी क्लियर हो गया होगा। डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा अभी। उसके बाद नेक्स्ट है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से है, जिसको हम लोग वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, उसको कम करने से है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज होते रहने चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर है मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब वही फाइनेंशियल लेवरेज से है, जिसके लिए हम लोग इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं या डिविडेंड पे करते हैं, वो अमाउंट कम कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा इक्विटी शेयर्स इशू करके हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो और तीसरा जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी वो फैक्टर जो कि किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि कॉम्बिनेशन और प्रोपोर्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड कैसा होना चाहिए, उसको वो अफेक्ट करते हैं। वो सारे पॉइंट थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रिस्क ऑफ कैश इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालियापन, यानी कि आपके पास कैश की प्रॉब्लम है। तो ये कब हो सकता है? रिस्क ऑफ कैश इंसॉल्वेंसी ये कब क्रिएट होगा? जब आपके पास फिक्स इंटरेस्ट यानी कि जो इंटरेस्ट है वो भी पे करने के लिए आपके पास कैश ना हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्क ऑफ कैश इंसॉल्वेंसी। अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा डिवेंचर इशू किया या लोन लिया बैंक से, तो जाहिर सी बात है उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फैक्टर होगा, जब भी आप अपने कंपनी के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करें तो ये दिमाग में रखना चाहिए कि कितना मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट में पे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर ज्यादा डिवेंचर्स आप ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो कैश इंसॉल्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी। आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा अमाउंट चाहिए इंटरेस्ट पे करने की। लेकिन अगर आपने लोन कम लिया है, डिवेंचर्स कम इशू किया है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करने के लिए कैश की कम रिक्वायरमेंट होगी, तो इंसॉल्वेंसी के चांसेस भी कम होंगे। तो एक फैक्टर हो गया ये रिस्क ऑफ कैश इंसॉल्वेंसी। दूसरा है रिस्क इन वेरिएशन ऑफ अर्निंग। अब शायद पीछे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिवरेज के ही केस में डिस्कस किया था कि हमने देखा था कि अगर किसी कंपनी में डेब्ट का पोर्शन अगर हम लोग बढ़ाते हैं, डेब्ट का पोर्शन, तो उस केस में क्या होता है कि जो अर्निंग पर शेयर है वो किसी केस में इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि डेब्ट हमने बढ़ाया तो ईपीएस भी बढ़ गया। तो यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट यानी कि डिबेंचर्स जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे अर्निंग पे भी पड़ेगा। अर्निंग पे कैसे पड़ेगा? तो देखिए यहाँ ब्रैकेट में एक लिखा हुआ है शेयर होल्डर प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, यानी कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी टोटल अमाउंट यानी जो आपने इन्वेस्ट किया है। दो सोर्स हैं, शेयर होल्डर फंड है प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट है। अगर ये एक्सीड द इंटरेस्ट रेट है, यानी कि आपका जो ईबीआईटी का रिटर्न है अगर वो इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, तो उस केस में शेयर होल्डर का रिटर्न जो होगा वो ज्यादा होगा। हमने पीछे भी एक बार एग्जांपल में डिस्कस किया था लिवरेज के ही केस में कि अगर डेब्ट हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उस केस में हमारा ईपीएस जो है वो ज्यादा हो जा रहा है। और उसके लॉजिक यही था क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का जो रिटर्न था वो इंटरेस्ट रेट से यानी कि जो डिबेंचर्स आपने लिया है उसमें जो आप रिटर्न पे कर रहे हैं उस रेट से वो ज्यादा था। तीसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखिए फैक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आपके पास मान लीजिए कि दो ऑप्शन है फंड रेज करने का।
फंड को लाने का। एक बैंक से आप लोन ले लीजिए, बैंक बोलता है कि मैं 10% इंटरेस्ट लूंगा, और आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि आप मार्केट में डिवेंचर्स इशू कर दीजिए, यानी पब्लिक से लोन लेने के लिए भी आपके पास अवेलेबिलिटी है। तो आपको लगता है कि वहां से 6% पे मुझे ये लोन मिल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर हम कंसीडर करें तो एक जगह से आपने देखा कि मुझे 10% पे लोन दे रहा है, जबकि पब्लिक से मुझे 6% पे ही मिल जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आप किसको प्रीफर करेंगे? पब्लिक से, क्योंकि वहां पे कम रेट में आपको वो अमाउंट मिल जा रहा है। तो ये तीसरा फैक्टर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और हो सकता है कि अगर आप उतना भी नहीं, 6% भी नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि प्रॉफिट में शेयर करूं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि डिवेंचर्स, सॉरी, शेयर्स इशू कर देंगे, उसमें इसकी भी गारंटी नहीं रहेगी, 6% ही देंगे। प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक फैक्टर है जो कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चौथा है कंट्रोल। अब देखिए कंट्रोल को समझिए। मान लीजिए कि आपने एक कंपनी स्टार्ट किया, ठीक है, आप लोग अब कंपनी स्टार्ट किए तो जाहिर सी बात है कि उसका जो ऑनरशिप है वो एक आदमी के पास नहीं रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है, शेयर होल्डर्स के पास होता है। अगर मान लेते हैं कि अभी जो कंट्रोलिंग पावर है वो कंपनी के 51% शेयर होल्डर आपके पास हैं, बाकी आपने फ्लोट किया है, मार्केट से पैसे लिए, तो लेकिन ऑनर तो भाई सब है, सबके पास वोटिंग राइट है, लेकिन जो भी डिसीजन होता है वो मेजोरिटी के बेसिस पे होता है। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर है वो नहीं चाहते हैं कि मेरा जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो, वो कम हो। तो वो क्या चाहेंगे? वो और शेयर्स इशू नहीं करना चाहेंगे। वो क्या चाहेंगे? अगर उनको एडिशनल फंड की जरूरत होगी तो वो शेयर इशू ना करके वो क्या करेंगे? बैंक से लोन ले लेंगे। बैंक से लोन लेने में उनको फायदा क्या होगा कि उनका जो कंट्रोल था पहले, उतना कंट्रोल अभी भी बना रहेगा। अगर वो शेयर इशू कर देते तो उस केस में और शेयर होल्डर बढ़ जाते, नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज्यादा हो जाते, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे उनका कंट्रोल पावर कम हो जाता। तो इस कारण कंट्रोल रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी क्या करती है कि इक्विटी शेयर्स को प्रीफर न करके वो डिवेंचर्स को प्रीफर करती है कि डिवेंचर्स होल्डर अगर होंगे तो उनके पास कोई राइट नहीं होगा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर अगर बढ़ जाएंगे तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनका कंट्रोल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और भी शेयर होल्डर के बीच। तो एक फैक्टर हो गया हमारा कंट्रोल। उसके बाद है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ऑलरेडी मैं ये कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हम किसको बोलते हैं? फाइनेंशियल लिवरेज को ही बोलते हैं। यानी एक बार मैं फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ ब्रीफ में कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हम कब बोलते हैं? जब कंपनी अपने फंड के, यानी इक्विटी फंड के साथ साथ गिफ्ट फंड पे भी बिजनेस करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यानी कि XYZ कंपनी है, उसके पास अपने इक्विटी शेयर्स भी है, लेकिन उसने डिवेंचर्स भी इशू किया है। तो डिवेंचर्स अगर लेकर वो बिजनेस कर रहा है, इक्विटी शेयर्स के साथ बिजनेस कर रहा है, डिवेंचर्स के साथ बिजनेस कर रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसमें फायदा ये होता है कि अगर कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स के साथ साथ डिवेंचर्स लेके बिजनेस कर रही है तो उस कंडीशन में उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो होगा वो बढ़ जाता है, ईपीएस बढ़ जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है, लेकिन ये ईपीएस हर कंडीशन में नहीं बढ़ता, बहुत कंडीशनल है। ये कब बढ़ेगा ये भी समझ लीजिए। एक ही थ्योरी है, अगर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो रिटर्न आपको मिल रहा है इन्वेस्टमेंट में उसका परसेंटेज जो डिबेंचर पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसके परसेंटेज से अगर ज्यादा होगा तभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा। अगर ये उल्टा हो गया ना तो फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कोई फायदा नहीं है। तो एक फैक्टर ये भी है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब सीधा सा यहाँ पे RBI के पॉलिसी से है। बहुत बार आपने हम लोग देखते हैं कि RBI जो है वो इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज कर देती है, या गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन बना देती है, एक पैरामीटर फिक्स कर देती है कि इससे ज्यादा हम लोन आपको नहीं देंगे, या लोन जो होंगे वो सब्सिडी रेट पे देंगे। इस तरह के पॉलिसीज जब हम बना देती है तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल आप देख लीजिए, अभी ये जो कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आया उसमें MSME जो कंपनी है फर्म, उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि
विदाउट गारंटी भी लोन देने का एक प्रोविजन बनाया है, ठीक है। यानी कि उनको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट गारंटी लेगी। तो अब इस केस में क्या होगा कि बहुत सारे एमएसएमई जो होंगे वो लोन को प्रीफर करेंगे, क्योंकि उनको आसानी से लोन मिल जाएगा और बिना गारंटी का मिल जाएगा, तो उनके कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसी, अब यहाँ पे ये बेस्ट एग्जांपल हुआ गवर्नमेंट पॉलिसी का कि गवर्नमेंट भाई गारंटी ले रही है या गवर्नमेंट कम रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पे आपको लोन दे रही है, तो एक बहुत मोटिवेशनल फैक्टर हो जाएगा कंपनीज के लिए कि वो बैंक से लोन लेके अपना बिजनेस करें। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का बेस्ट एग्जांपल अभी जो पैकेज आया उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा साइज ऑफ द कंपनी। साइज ऑफ द कंपनी, अब इसमें भी देखिए बहुत सारी कंपनी जो होती हैं वो कंपनी लिस्टेड तो हैं, कंपनी के फॉर्म में चल रही है, लेकिन उनका साइज छोटा बड़ा होता है, किसी का टर्नओवर बहुत ज्यादा है, किसी का टर्नओवर कम है। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो कंपनी छोटी कंपनी होती है जिसका मार्केट में उतना रेपुटेशन या गुडविल नहीं है, तो वो अगर डिबेंचर्स इशू करती हैं तो आसानी से लोग उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, यानी कि उनका डिबेंचर से फंड कलेक्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, जो छोटी कंपनी। तो उस तरह की कंपनी क्या करेंगी कि आप डिवेंचर इशू ना करके उनके पास ऑप्शन रहेगा बैंक से लोन ले ले या इक्विटी से इशू कर ले। लेकिन बड़ी कंपनी के केस में देखा गया है कि जिनका मार्केट में गुडविल अच्छा है, लोगों का ट्रस्ट है, अगर वो डिवेंचर्स भी इशू करते हैं तो खूब आसानी से लोग उनके डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनके लिए तो एक रास्ता ओपन है, उनके लिए कि ये वाला वे भी है कि वो डिबेंचर इशू करके भी फंड ले सकते हैं। तो ये साइज मैटर करता है कि कंपनी का कितना बड़ा बिजनेस है, मार्केट में क्या रेपुटेशन है, मार्केट में क्या गुडविल है। अगर वो डिबेंचर इशू कर रही है, लोगों का ट्रस्ट है या नहीं है। अगर ट्रस्ट होगा तो आसानी से डिबेंचर्स के थ्रू पैसे आ जाएंगे, अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो डिबेंचर इशू करने का कोई फायदा नहीं है। उस कंपनी के पास फिर दो ही ऑप्शन है, या तो वो शेयर इशू करे या फिर बैंक से लोन ले। तो साइज ऑफ द कंपनी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी के केस में ऊपर भी ये आया था, उसमें इंपॉर्टेंस के केस में भी बताया था मैंने कि अगर कोई कंपनी ये चाहती है कि मैं अपनी जरूरत या कंडीशन के अकॉर्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कर सकूं, तो उसके लिए जो डिबेंचर्स होंगे वो बेस्ट ऑप्शन होंगे, क्योंकि डिबेंचर्स का एक पीरियड होता है। उस पीरियड को जैसे ही मेच्योर होगा कंपनी उसको रिडीम करके अपने कैपिटल को कम कर सकती है, या कभी कभी क्या होगा कि कंपनी ने प्री मेच्योर भी उसको रिडीम कर देती है, तो जब भी उसको जरूरत हुआ। लेकिन जब वो इक्विटी शेयर इश्यू करती है तो उस केस में क्या होता है कि वो परमानेंट कैपिटल होता है, वो हम और आप आपस में सेल कर सकते हैं, लेकिन कंपनी को अगर कम करना होता है तो उसके लिए भी प्रोविजन है जिसको हम लोग बोलते हैं बाई बैक ऑफ शेयर्स, यानी कि कंपनी अपने ही शेयर्स को वापस खरीदती है, बाई बैक ऑफ द शेयर। तो इसमें उसका कंट्रोल बढ़ता है लेकिन अमाउंट उतना ही रहता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कंपनी जो है वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है। उसके बाद आता है पीरियड ऑफ फाइनेंस। अगेन आप इसमें देखिए कि कितने समय के लिए फंड की जरूरत है, ये भी एक मैटर रखता है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है, उस प्रोजेक्ट का जो टाइम पीरियड है वो 10 ईयर्स है, तो 10 साल के लिए उसको पैसे चाहिए। अब ये 10 साल के लिए पैसे वो कहाँ से लाए, तो हो सकता है वो डिबेंचर भी इशू कर दे और हो सकता है कि वो इक्विटी शेयर्स भी इशू कर दे। लेकिन कंपनी नहीं चाहती है कि मैं पूरे लंबे समय तक इक्विटी शेयर्स को होल्ड करके रखूं, वो चाहती है कि मुझे पैसे तो चाहिए लेकिन सेम सर्टेन पीरियड के लिए चाहिए, जितने पीरियड के लिए मुझे प्रोजेक्ट में जरूरत है। 10 ईयर्स का उसका प्रोजेक्ट का लाइफ है, उतने पर उसको काम करना है, तो कंपनी क्या करेगी कि 10 ईयर्स का डिबेंचर इशू करेगी, यानी कि 10 ईयर्स के बाद वो मेच्योर हो जाएगा। कंपनी को 10 साल के लिए डिबेंचर से पैसे मिल जाएंगे, 10 साल जैसे ही काम प्रोजेक्ट पूरा होगा कंपनी डिबेंचर होल्डर को रिडीम कर देगी। लेकिन अगर इक्विटी शेयर होल्ड करती तो वो तो भाई परमानेंट कैपिटल हो गया, उसको 10 साल में वो रिडीम नहीं कर सकती। तो पीरियड ऑफ फाइनेंस भी एक मैटर करता है कि कौन से सोर्स से वो पैसा ले। अगर वो उसको एक सर्टेन पीरियड के लिए ही पैसा चाहिए तो जाहिर सी बात है वो डिवेंचर इशू कर सकता है सर्टेन पीरियड के लिए, या सर्टेन पीरियड के लिए बैंक से लोन ले सकता है। लेकिन वो इक्विटी शेयर्स भी कर सकता है, लेकिन उसको प्रीफर नहीं करेगा क्योंकि इक्विटी शेयर्स जो वो परमानेंट कैपिटल हो गया, उसको फिर क्या करना होगा, बाईबैक करना होगा, जो कि वो नहीं चाहता है कि अपने ही शेयर को वापस खरीदे। फिर आता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई कंपनी
कोई ऐसा बिजनेस कर रही है और वो अपने बिजनेस की अर्निंग के लिए एकदम 100% श्योर है कि मुझे इतना अर्निंग हो ही जाएगा, इतना प्रॉफिट हो ही जाएगा, वो एकदम श्योर है, तो उस तरह की कंपनी जो कर है वो फंड रेज करने के लिए डिवेंचर्स प्रीफर करती हैं या प्रेफरेंस शेयर्स प्रीफर करती हैं। उनको गारंटी से पता है कि उतनी अर्निंग मेरे पास हो जाएगी जिससे कि मैं इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस जो है वो पेमेंट कर दूंगा। लेकिन अगर कोई कंपनी श्योर नहीं है कि मैं अपना उतनी भी अर्निंग नहीं होगी कि मैं अपनी लायबिलिटीज पे कर पाऊंगा, तो उस तरह की कंपनी जो है वो इंटरनल रिसोर्स का मतलब शेयर्स इशू करके ही अपने फंड को रेज करती है। तो ये हो गया हमारा फैक्टर नेचर ऑफ बिजनेस। उसके बाद है लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट जाहिर सी बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो होंगे वो कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं कंपनीज के रिगार्डिंग कि कितना ऑथराइज्ड कैपिटल होना चाहिए, कितना इशूड कैपिटल होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल जो है वो उसके लिए कितना अमाउंट होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ लीगल प्रोविजन है कंपनी एक्ट में, उसको भी इनको ध्यान रख के अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्सेशन। अब देखिए कॉर्पोरेट टैक्सेशन जाहिर सी बात है, अगर एक तो कॉर्पोरेट टैक्सेशन ये होता है कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट पे सर्टेन परसेंट से कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है, ये एक तरीके का टैक्स हुआ। लेकिन कंपनी को और भी कुछ टैक्स को कंसिडर करना पड़ता है, जैसे कि एक होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता क्या है कि अगर कंपनी ने शेयर इशू किया है और उन शेयर्स पे एक साल के बाद या एक साल के अंदर इंटीरियम डिविडेंड भी अगर उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो जितना अमाउंट उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है उस अमाउंट पे गवर्नमेंट को एक सर्टेन परसेंट से टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स को बोला जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी। तो जाहिर सी बात है कि एक तरह का ये भी सर कॉस्ट एक हो बार गया फिर से कि अगर बता दीजिए ना। शेयर हेलो है। हेलो सर, एक बार फिर से बताइए ना, डीबीटी। डीडीटी बता रहा हूँ। देखिए कंपनी जब शेयर इशू करती है तो जाहिर सी बात है कि वो डिविडेंड भी देगी अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो कंपनी एक्ट में एक प्रोविजन है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है तो जितना अमाउंट उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है उस टोटल डिविडेंड अमाउंट पे एक सर्टेन रेट से, गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, एक सर्टेन रेट से गवर्नमेंट को कंपनी टैक्स देगी। वो पर्सन नहीं, शेयर होल्डर नहीं, कंपनी, जिस कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कंपनी गवर्नमेंट को एक सर्टेन परसेंट से टैक्स देगी। उस टैक्स का नाम रखा गया है डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए आपने शेयर इशू किया और अपने शेयर होल्डर को आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसके साथ ही साथ में आपको एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो उस केस में बैंक को जब हम इंटरेस्ट देते हैं ना, तो उस केस में हमें टैक्स से फायदा मिलता है, ना कि हमें टैक्स देना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? आप भी जब अपना पर्सनल इनकम टैक्स फाइल करते होंगे तो आपने देखा होगा अगर आपने होम लोन वगैरह लिया है तो उस पे जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं ना, तो उस पे हमें रिडक्शन मिल जाता है। तो उसी तरह का फायदा कंपनी के केस में भी होता है कि कंपनी ने अगर लोन वगैरह लिया है तो उनको टैक्स के समय में कुछ बेनिफिट मिल जाता है। जबकि शेयर्स होल्डर के केस में जस्ट उल्टा हो जा रहा है। शेयर्स अगर इश्यू करता है और डिविडेंड देता है तो कंपनी को और टैक्स देना पड़ेगा, डीडीटी। लेकिन अगर उसने बैंक से लोन लेके बिजनेस किया है तो उसको टैक्स तो देना ही नहीं है, बल्कि कुछ और रिलीफ मिल जाएगा उसको टैक्स में। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है कॉर्पोरेट टैक्सेशन। यानी कि कंपनी टैक्स तो जो है वो तो अलग है ही, इसके अलावा भी कंपनी को कुछ टैक्स देने पड़ते हैं जैसे कि डीडीटी। अब डीडीटी वो तभी देगा जब कंपनी ने कंपनी शेयर इशू की है और उस शेयर्स पे वो डिविडेंड इशू कर रही है, डिविडेंड दे रही है। तो अब देखिए डिविडेंड इशू करने के साथ एक कॉस्ट ये भी तो एसोसिएट हो गया, ये भी तो जुड़ गया कि कंपनी को डीडीटी भी देना पड़ेगा। और जब वो बैंक से लोन लेती है या डिबेंचर इशू करती है और उनको इंटरेस्ट पे करना है तो उस पे कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना। तो एक बड़ा फैक्टर हो गया ना डिसाइड करने के लिए कि हमें क्या प्रीफर करना चाहिए, शेयर प्रीफर करना चाहिए कि डिबेंचर्स प्रीफर करना चाहिए। तो कॉर्पोरेट टैक्सेशन भी एक हमारा पैरामीटर हो जाता है। उसके बाद ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, ये मुझे अब अलग से समझाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इस पे हमने पूरा एक चैप्टर डिस्कस कर लिया और उस चैप्टर में ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था
कि हमने देखा था कि कब हमें डेब्ट एडवांटेज मिलता है और कब हमें इक्विटी एडवांटेज मिलता है। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं अभी ग्राफ में वही समझा रहा था, हिना का प्रॉब्लम था, तो वही चीज डिस्कस किया हम लोगों ने कि एक प्लान में जो था डेब्ट और प्लस इक्विटी से बिजनेस चल रहा था, एक प्लान में केवल इक्विटी से बिजनेस चल रहा था। हम लोगों ने उसमें देखा कि एक पॉइंट के बाद अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो वहां पे हमें डेब्ट एडवांटेज मिलता है, यानी कि डेब्ट बिजनेस कर रहे हैं तब फायदा होगा। और उसी ग्राफ में हमने देखा कि अगर एक सर्टेन ईबीआईटी से कम प्रॉफिट होता है या ईबीआईटी होता है तो हमें इक्विटी का फायदा मिलता है। इक्विटी का फायदा मतलब डिवेंचर्स पे बिजनेस ना करके हम अपने ही पैसे से बिजनेस करें, तब हमारा अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा। तो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, ग्राफ के साथ डिस्कस किया है। तो ये भी एक पैरामीटर होगा जो डिसाइड करेगा कि हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्थ को यूज करना है या नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है, ये पैरामीटर डिसाइड करेगा। तो ये हमारे पॉइंट थे जिसमें आज के पीपीटी में हमने यही 3 चीज डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट कैपिटल स्ट्रक्चर, इंपोर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, और फिर हमने देखा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके आगे जो है, जो इस चैप्टर में है, वो है थ्योरीज एंड अप्रोचेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। एक्चुअल में उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने बोला कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा ना हो कि ओवर कैपिटलाइजेशन हो या अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब जरूरत से ज्यादा पैसे हो हमारे पास, ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं। हमें जरूरत है अपने बिजनेस को चलाने के लिए 10 लाख रुपए, लेकिन हमारे पास है 15 लाख रुपए, तो ये ओवर कैपिटलाइज हो गया है। यानी कि वो जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए है ना, उसका भी कॉस्ट हम पे करेंगे, जिसका सीधा इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पे होगा। यानी कि वो सही नहीं है, हमें 15 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, हमें 10 लाख की जरूरत है। तो ये ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब हो गया कि जरूरत से कम पैसे, हमें जरूरत थी 10 लाख रुपए की लेकिन हमारे पास 8 लाख रुपए हो गए, तो 2 लाख रुपए का हम मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जो अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, उस 2 लाख रुपए की कमी के कारण मैं उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा, तो ये भी हमारे लिए नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्टिमल कैपिटल होना चाहिए। ऑप्टिमल कैपिटल का मतलब यहाँ पे है कि जहां पे जरूरत से न ज्यादा न जरूरत से कम। और उस केस में होगा क्या, 2 फायदे होंगे आपके, अगर ये ऑप्टिमल आप डिसाइड कर लोगे तो 2 फायदे होंगे आपको। एक होगा कि आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। फर्म की वैल्यू का मतलब टोटल वैल्यू, डेब्ट प्लस इक्विटी, डी इक्वल टू डी प्लस ई, जो मैंने बोला था, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और वो वैल्यू क्यों बढ़ेगी, तो उसके पीछे रीजन होगा कि कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये फायदा हुआ। साथ ही एक और फायदा होगा कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ना, वो कम हो जाएगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए। तो ये हम लोगों को अब आगे के लेक्चर में हमें यही डिस्कस करना है कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करें। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो एक्सपर्ट हैं उनके अलग अलग व्यू हैं। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका फर्म की वैल्यू पे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इरिलेवेंस थ्योरी है। इरिलेवेंस का मतलब दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट फर्म की वैल्यू पे नहीं पड़ता, साथ ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी नहीं पड़ता। कुछ एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि नहीं, फर्क पड़ता है। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में हम चेंजेस कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट फर्म की वैल्यू पे भी पड़ेगा और साथ ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सपर्ट में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे, उस थ्योरी को 2 पार्ट में डिवाइड करके थ्योरी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग करेंगे रिलेवेंस थ्योरी। रिलेवेंस थ्योरी का मतलब वो थ्योरी जो ये मानते हैं, जो एज्यूम करके चल रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का इफेक्ट कंपनी के वैल्यू पे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पड़ता है। दूसरा कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे इररिलेवेंस थ्योरी। इररिलेवेंस थ्योरी का मतलब वो थ्योरीज जो कि ये मानते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का इफेक्ट फर्म की वैल्यू पे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पड़ता ही नहीं। तो ये दोनों कैटेगरी के अपने अपने लॉजिक हैं, ठीक है। तो वो लॉजिक, वो कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि अगर कोई कह रहा है कि फर्म की वैल्यू पर पड़ता है असर, तो कैसे पड़ता है वो डिस्कस करेंगे। अगर कोई कहता है कि नहीं पड़ता है,
तो कैसे नहीं पढ़ता है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज टाइम कितना हो रहा है? 8:13. टाइम हो ही गया 8:13 सर। हाँ, तो सर ऑलमोस्ट टाइम विशाल हो सर, गया। आपका क्लास किस किस दिन होता है? मेरा क्लास एक तो मंडे को है, मंडे को Yes, sir. सेकेंड, और आज है। हाँ, मंडे को है और आज है। फिर भी किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में तो अभी पूछ लीजिए। विशाल सर क्लास के बाद थोड़ा Starting वाला पोस्टपोन best कीजिएगा। रहेगा। हाँ ठीक है मैम, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। सर मेरा स्टार्टिंग का छूट गया सर, आज का मैंने नहीं ज्वाइन किया था। कौन बोल रही है, नाम बता दीजिए। प्रियंका, प्रियंका सर। इनका आप ना स्वाध्याय पोर्टल से पीपीटी डाउनलोड कर लीजिएगा इस चैप्टर का, कैपिटल स्ट्रक्चर